इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है। अब देखिए, नाइट्रोजन तो नॉन कंबस्टिबल गैस है। यदि यह कंबस्टिबल गैस होता तो क्या होता? एटमॉस्फेयर के अंदर जब लाइटनिंग होता रेनी सीजन के समय, तो उस समय N2 जो है बर्न हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये इनर्ट है। ये इनर्ट है ऑर्डिनरी कंडीशन पे। जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है तब ये जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। इसलिए एटमॉस्फेयर में सिर्फ हाई टेम्परेचर जब प्रोड्यूस होता है लाइटनिंग के समय, उस समय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो ये नॉन कंबस्टिबल हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट -198.5 डिग्री सेल्सियस, जो क्लाउड्स में हमने प्रोसेस में देखा है। तो ये जो थे सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में इनके कॉम्बिनेशंस, नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशंस जो हैं O2, H2, अदर मेटल्स, कैल्शियम कार्बाइड और एक जो है सरफेक्स प्रोसेस, जहाँ पे हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाइट बॉक्साइड लिया है, वहाँ भी नाइट्रोजन का यूज होगा। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट रिएक्शंस कौन कौन से हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है रिएक्ट कर रहा है। तो चलिए एक एक हम लोग लेते हैं। तो पहला हम लेंगे विथ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वन है विथ ऑक्सीजन। अब ये तो मान के चलिए कि N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा न्यू बॉन्ड बनेगा नहीं। तो यहां पे विथ O2 है, तो ये देखेंगे हम लोग N2 प्लस O2, और यहां पे टेम्परेचर जो है 2000 या 2500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, तब बनता है NO। या तो 2500 डिग्री कर दीजिए या तो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कीजिए। जब इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं तो ये बर्कलैंड आइट प्रोसेस के अंदर ये रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2NO बना, और दिस रिएक्शन इज इन बर्कलैंड आइट प्रोसेस। अब इसी को कहते हैं हम आर्क प्रोसेस। तो जो रिएक्शन आ रहे हैं और किससे रिलेटेड है वो भी हमको जानना जरूरी है। अब ये देखिए, दिस रिएक्शन इज इन बर्कलैंड आइट प्रोसेस, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस कहते हैं, टू मैन्युफैक्चर HNO3। टू मैन्युफैक्चर HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रोसेस में भी हम ये देखेंगे कि N2 एंड O2 का इलेक्ट्रिक आर्क चैम्बर में हम पास करते हैं और NO बनता है। ये NO फिर क्या करता है, O2 के साथ कंबाइन करेगा और NO2 बनाएगा। NO2 वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो इस तरह से HNO3 बनता है। तो पहला हमने विथ O2 ले लिया, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो है वो हैबर्स प्रोसेस के अंदर हम यूज करेंगे। तो ये देखिए HNO3 हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या था HNO3 में, पहले वो देख लेते हैं। ये 2NO प्लस O2 यहां से बनेगा 2NO2, और यहां पे यदि हम H2O प्लस O2 ले लें और इस NO2 को डिसॉल्व कर दें तो यहां पे बन जाएगा HNO3, 2H2N, और ये देखिए 6 4 5 एंड 1 6, तो इसको हम हाफ ले लेंगे। तो इस तरह से N2 एंड O2 का कॉम्बिनेशन में HNO3 तक, ये भी याद कर लीजिए, कभी पैसेज क्वेश्चन आ जाए तो यहां तक आ सकता है। NO, NO2, इसके बाद HNO3। अब सेकेंड जो है हम लेंगे हैबर्स प्रोसेस। सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ, और ये जो प्रोसेस है वो है हैबर्स प्रोसेस। देखते हैं क्या रिएक्शन है यहां पे। ये N2 प्लस 3H2, और यहां पे जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है और प्रोडक्ट है अमोनिया। ये जो प्रोसेस है हाईली एक्सोथर्मिक है, तो ये हो जाता है ΔH नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, रिएक्शन में हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं और यहाँ पे प्रमोटर भी यूज करते हैं, और कुछ कंडीशंस जो है टेम्परेचर प्रेशर के वो भी मैं देता हूँ, और इसका डिटेल डिस्कशन जो है अमोनिया के मैन्युफैक्चर में मैं अलग से डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे कैटलिस्ट जो है आयरन यहाँ पे है, प्रमोटर जो है यहाँ पे मॉलिब्डेनम है,
और टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन ऐसा है, प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो। अब ये लो जो है वो भी 400 से 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास का रहता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है हैबस प्रोसेस के अंदर, तो ये कंडीशंस आ जाते हैं। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड देखेंगे लिथियम के साथ, विथ लिथियम। अब आपको याद रखना है कि एल्कली मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ नाइट्रोजन डायरेक्टली एक्सेप्ट लिथियम। अब फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप लिथियम को ब्लेम कीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहां पे हम देखेंगे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट नहीं रिएक्ट करते हैं एक्सेप्ट, यहां कंडीशन है एक्सेप्ट N2। अब ये N2 के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम तो डायरेक्ट रिएक्ट करता है और Mg3N2 बनाता है, तो लिथियम उसका फ्रेंड है तो ये भी बनाएगा ही। डायगोनल रिलेशनशिप है, याद कीजिए आप, लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ। तो बहुत से रिएक्शंस जो लिथियम के वो मैग्नीशियम से मिलते जुलते रहेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहां पे हम लिथियम भी लेंगे और मैग्नीशियम भी अलग से ले लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे N2 प्लस लिथियम, यहां पे हो जाएगा Li3n। ठीक है, अब यहां पे 6Li, हीट तो हमें करना ही है, Li3n हो गया। इसके बाद अब जब डायगोनल रिलेशनशिप है विथ लिथियम एंड मैग्नीशियम, इसको यहां पे एक साथ ही कर लेते हैं। अब ये N2 जो है ये मैग्नीशियम के साथ जब हम हीट करेंगे तो यहां से बन जाएगा Mg3N2। अब ये देखिए Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, पहले वाला है लिथियम नाइट्राइड और ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इस तरह से जो है लिथियम और मैग्नीशियम भी हमने ले लिया, ये दोनों को मिलाकर ले लिया, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब जाएंगे हम एल्यूमिनियम एंड बोरॉन पे। तो लिथियम और मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन उसके टेम्परेचर हैं 450 डिग्री सेल्सियस दोनों में ही, तो एक में लिथियम नाइट्राइड एक में मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब इसी तरह से जब हम एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो यहाँ और ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, ये होता है 800 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि N2 प्लस Al, यहाँ से बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दोनों की वैलेंसी 3 है इसलिए फॉर्मूला हो गया Aln, और टेम्परेचर मेंटेन्ड है यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा था फोर्थ इक्वेशन। इसके बाद बोरॉन एंड सिलिकॉन एक साथ हम ले लेते हैं। अभी तक देखिए जो भी हम ले रहे थे हाइड्रोजन छोड़ के और ऑक्सीजन छोड़ के ये मेटल ही थे तीनों, लेकिन अब नॉन मेटल बोरॉन एंड सिलिकॉन के साथ लेते हैं। फिफ्थ वन विथ नॉन मेटल्स बोरॉन एंड सिलिकॉन। अब देखिए यहाँ पे हमें बोरॉन और सिलिकॉन को बिल्कुल रेड हीट करना पड़ेगा, काफ़ी हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके जो है N2 प्लस 2b। अब ये देखिए बोरॉन और नाइट्रोजन दोनों के जो है वैलेंसी बराबर है, तो ये हो जाएगा Bn। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सिलिकॉन की बात आएगी तो N2 प्लस Si, यहाँ से बनेगा Si3N4, और ये काफ़ी रेड हीट है इसलिए जो है इस तरह का रिएक्शन होगा। तो विथ नॉन मेटल्स बोरॉन एंड सिलिकॉन। इसके बाद है कैल्शियम कार्बाइड, सिक्स्थ वन हम देखेंगे विथ कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड में क्या होगा, ये N2, अभी देखिए कैल्शियम कार्बाइड में
ये जो है CaC2 से हम रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ से बनेगा CaCN2 प्लस C, CaCN2 प्लस C। अब ये देखिए, ये जो CaCN2 है ये तो कैल्शियम साइनामाइड है, लेकिन ये दोनों मिक्सचर जो है वो कहलाता है नाइट्रोलिम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैल्शियम साइनामाइड, और ये जो है इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं। तो अब ये जो दोनों मिक्सचर है ये कहलाता है नाइट्रोलिम, और ये एक फर्टिलाइजर है, एक ये फर्टिलाइजर है। तो इस तरह से साइनामाइड प्रोसेस जो है ये CaCN2 वहां पे हम देखेंगे जो अमोनिया भी प्रोड्यूस करेगा। यदि इस कैल्शियम साइनामाइड को या नाइट्रोलियम को हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वहां से हमें मिलेगा अमोनिया। तो यदि वो लेना है तो वो भी हम एक प्रोसेस यहाँ पे ऐड कर देते हैं, CaCN2 प्लस H2O। तो यहाँ से मिलेगा हमें CaCO3, ये देखिए CaCO3 प्लस 2NH3। तो इस तरह से ये जो है अमोनिया का फॉर्मेशन में भी ये यूज होगा ये रिएक्शन, लेकिन वहाँ पे कहलाएगा साइनामाइड प्रोसेस। तो कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम साइनामाइड और कैल्शियम साइनामाइड प्लस C दोनों मिला के कहलाता है नाइट्रोलियम। वो जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे अमोनिया मिलेगा, और तभी ये फर्टिलाइजर के जैसा यूज होता है। अब इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे कोक और Al2O3 के साथ जो है नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, और ये प्रोसेस है सरफेक्स प्रोसेस। मेटलर्जी में मैंने आपको सरफेक्स प्रोसेस के बारे में बताया है कि सरफेक्स प्रोसेस जो है वो व्हाइट बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने में यूज होता है। तो चलिए एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और नाइट्रोजन का रिएक्शन भी हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे दिस प्रोसेस इज फॉर व्हाइट बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट। अब ये जो व्हाइट बॉक्साइट है, सबसे पहले तो देखिए बॉक्साइट जो होता है Al2O3.2H2O होता है, और इसके साथ जब SiO2 का इंप्यूरिटी हो, SiO2 का इंप्यूरिटी, तब ये कहलाता है व्हाइट बॉक्साइट, क्योंकि व्हाइट दिखता है। जब Fe2O3 का इंप्यूरिटी होता है तो रेड कलर का होता है, और ये कहलाता है रेड बॉक्साइट। लेकिन उसको हमने कहाँ प्यूरिफाई किया है? बेयर्स प्रोसेस में, और दूसरा प्रोसेस था हॉल्स प्रोसेस। लेकिन ये जो है सरफेक्स प्रोसेस है जहाँ पे हम व्हाइट बॉक्साइट को हम प्यूरिफाई करते हैं, जहाँ पे SiO2 इंप्यूरिटी है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट है। अब कई बार Al2O3 भी बुक में लिखा रहेगा, लेकिन जब बॉक्साइट .2H2O के साथ होता है तो लिखेंगे, फिर इसको बाहर भी निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया कोक, और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में इसको हम हीट करते हैं, नियरली 1200 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर होता है। अब ये देखिए Aln, ये 3 ले लें तो 3CO और वाटर बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स होंगे 2Aln प्लस 2H2O, और इसके साथ जो हमारे पास 3CO है। और सरफेक्स प्रोसेस, चलिए ठीक है, ये तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो गया, Aln ले, लेकिन सरफेक्स प्रोसेस में होता क्या है? सरफेक्स प्रोसेस में ये Aln, इसको हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, और यहाँ से बनता है AlO is taken thrice प्लस अमोनिया। अब ये देखिए, इसको बैलेंसिंग करते हैं हम, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ये हो गया बैलेंस्ड। अब यदि मान लिए AlO is taken thrice को हम हीट कर दें, ये AlO is taken thrice को हमने हीट कर दिया, तो यहाँ से बनेगा Al2O3 एंड प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन, इसको हम 6 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2Al, और 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ये जो Al2O3 है और ये जो Al2O3.2H2 है, दोनों अलग अलग है। ये है हमारा बॉक्साइट, और ये जो है Al2O3, ये है एल्यूमिना। अब याद कीजिए Al2O3 यदि मिनरल फॉर्म है तो हम कहते हैं कोरंडम, लेकिन प्यूरिफिकेशन के बाद जो Al2O3 मिला वो हमारा हो गया एल्यूमिना। तो यहाँ पे उस पॉइंट को भी लिख लेंगे, ये हो जाएगा मिनरल Al2O3 इज कॉल्ड कोरंडम। अब देखिए इनऑर्गेनिक में ऐसे ही कर रहा है कि जब हम
कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उससे मिलता जुलता कोई पॉइंट है तो उसको याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आपका रिएक्शन तो सिर्फ एक यही था, लेकिन सरफेस प्रोसेस जब नाम दिया तो यहां तक हमें देखना पड़ेगा कि एल्यूमिना कैसे मिलता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस थे नाइट्रोजन के। इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब इसी नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं और इसको देखिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द Cn- ion N2R and N2R आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो अब देखते हैं हम लोग Cn-। अब बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यदि हम N2 लेते हैं तो यहाँ पे 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, दिया ही हुआ है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू Cn-, N2 इज केमिकली इनर्ट। अभी देखिए Cn- का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो C∧N ऐसा है, या फिर ये माइनस चार्ज इसके ऊपर होगा तो उसकी वजह से मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद N∧N यहाँ पे है। अब आपको मालूम है कि ये देखिए यहाँ पे एक माइनस चार्ज, तो अब इसको हटा दीजिए, ये है Cn-, C∧N, ये माइनस इस तरह से है। अब ये जो Cn है इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और उसकी वजह से यहाँ बॉन्ड पोलर हो जाएगा। जबकि ये दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं N और जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, यदि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल उसी एटम का है तो डिफरेंस तो 0 हो जाना है और ये 100% कोवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पोलरिटी की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पोलरिटी है नहीं, 100% कोवेलेंट है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो इनर्ट हो गया। तो यहाँ पे पहला है लो बॉन्ड एनर्जी, नहीं, एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलरिटी। तो नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट बिकॉज एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलरिटी, देयर इज नो बॉन्ड पोलरिटी, क्योंकि बॉन्ड पोलरिटी डिपेंड करेगा डेल्टा En पर, और ये डेल्टा En यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे डेल्टा En इज 0, इसका मतलब नो बॉन्ड पोलरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कैन बी प्योरिफाइड फ्रॉम द impurities of oxides of nitrogen and ammonia। अभी देखिए हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो चलिए हम NO ले लेते हैं, इसके बाद अमोनिया। अब यदि मान ली ये इंप्योरिटीज है, ऑक्साइड ऑफ NO में NO, NO2, N2O3 कुछ भी ले सकते हैं, अमोनिया बाय पासिंग थ्रू, और हमें जो है नाइट्रोजन को ड्राई करना है। नाइट्रोजन को ड्राई करने मतलब इनको प्यूरिफाई करना है, तो इन दोनों को हमें निकालना है, ड्राई करना होगा। तो अमोनिया नाइट्रोजन जो है उसको हम जो है बबल कर सकते हैं H2SO4 के साथ, जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन मॉइस्चर तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो जो चीज़ें हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है एंड अमोनिया है। तो इनको देखते हैं। कंसनट्रेटेड HCl के साथ तो अमोनिया रिएक्ट करेगा, NO का कोई रिएक्शन नहीं, हमें दोनों ही निकालना है, वो नहीं कर सकते। एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ पैरागैलॉल, यहाँ से हमें सिर्फ ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ए सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा जो NO को भी बाहर निकाल देगा और अमोनिया को भी। तो एक बार आप ट्राई करके देखते हैं। सी को क्या है ये देखिए पहले K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये है आपका K2SO4 प्लस Cr2SO4 टेकन थ्राइस। देखिए ये जो है ग्रीन कलर का Cr2SO4 टेकन थ्राइस है, प्लस H2O, ये हो जाएगा 4H2O एंड प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए सल्फेट जो है 4 है, तो इसको हम 4 कर देंगे, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अब यदि NO हो तो क्या होगा, NO और यहाँ पे वाटर है ही, ऑक्सीजन है ही। अब यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा HNO3, तो ये हो जाएगा 2HNO3। ये जो NO है इसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्टेट कितना है, +2, और ये इंक्रीज होकर +5 बना, तो HNO3 2H 2N 6 ऑक्सीजन, तो 213, तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब आपको यदि आप जब इसको ऐड करोगे
तो 3O विल गेट कैंसल्ड। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस, अब ये H2 है, ये 4 है तो उस साइड में हम 3 ले लेंगे, ये 2NO तो है ही यहाँ पे, तो ये हो जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 टेकन थ्राइस प्लस 3H2O, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3H2O, यहाँ पे देखिए प्लस 3H2O एंड प्लस 2HNO3। तो ये जो है फाइनल प्रोडक्ट हो गया इस तरह से करके। अब इसको मैं यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, ताकि K2Cr2O7 है प्लस 4H2SO4 प्लस 2NO, और प्रोडक्ट जो है यहाँ पे K2SO4 प्लस Cr2SO4 टेकन थ्राइस प्लस 3H2O एंड 2HNO3। इस बैलेंसिंग को देख लीजिए, तो ये हो गया प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ से हम NO को तो निकाल लिए। अब यदि मान लिए NH3 हो, तो ये देखिए NH3, और इसमें भी नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा N2 प्लस H2O। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है, और दूसरे इक्वेशन में फिर से वही पहला इक्वेशन होगा प्लस NH3, तो इसलिए मैंने NH3 एंड O डायरेक्टली लिख दिया N2 प्लस 3H2O। तो यहाँ पे ए सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हो गया आपका आंसर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एनिमल्स ऑफ डाई, अच्छा यहाँ पे देखिए ए सोल्यूशन ऑफ KOH, तो KOH के साथ जो है ये जो है निकलेगा नहीं, ना NO और ना ही अमोनिया। एनिमल्स डाई इन द प्योर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर बिकॉज, अब जैसे हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो जब कंबाइन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे N2 फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ हेमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा आंसर है N2। इसलिए देखिए इसका नाम किलर गैस दिया गया था पहले, तो इसको आप नोट कीजिए। तो ये इक्वेशन मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर है, यदि नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे नोट करके फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये पार्शियल इक्वेशन मेथड है, तो एक बार उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। ये रिएक्शन कैसे आया है, तो पहला K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 है, यहाँ से आएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 टेकन थ्राइस प्लस 4H2O प्लस ये 3O। ये देखिए आपका ये आ गया पहला इक्वेशन। और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये हो जाएगा NH3, ये हो जाएगा 2 टाइम्स प्लस 3O, और प्रोडक्ट बनेगा N2 प्लस 3H2O। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखे वैसे ही इसको फाइनल करेंगे, तो 3O विल गेट कैंसल्ड। तो फाइनली K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 2NH3 गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 टेकन थ्राइस प्लस N2 प्लस 4 and 3 7H2O। तो एक बार हाइड्रोजन देख लेते हैं, 14 है, 8 और 6 14, इस बाकी सब बैलेंस है। तो ये आपका आंसर है। तो ये सेकेंड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी इन द स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। अब ये बताइए, फास्फोरस के लिए आप क्या जानते हैं? फास्फोरस जो है, रेड फास्फोरस भी है, वाइट फास्फोरस है, येलो है, ब्लैक है, और ऐसे ढेर सारे इसके जो है एलोट्रोप्स हैं। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। आर्सेनिक, ग्रे, येलो, ये सब इसके भी एलोट्रोप्स होते हैं। और यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट। आपको मालूम है जब नाइट्रोजन N2 गैस होता है तो कोई एलोट्रोपी नहीं है, लेकिन सॉलिड N2 जो है, जब सॉलिड स्टेट में N2 है तो अल्फा एंड बीटा दो तरह के जो हैं एलोट्रोप्स होते हैं। तो इसका मतलब हो गया सबके ही है, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो डज नॉट शो। यस, सब शो करते हैं, इसलिए हमारा आंसर इसमें से नन है। ये भी आपको याद है, जब हम लेते हैं N2 सॉलिड स्टेट में तो अल्फा बीटा दो तरह का होता है।
तो जनरली क्या है, बुक्स में आप देखेंगे कई जगह लिखा रहेगा कि नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिबिट, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर जो है ये एग्जिबिट करता है। तो कंडीशन क्या है, जब ये स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तब जो है नाइट्रोजन नहीं करेगा, लेकिन ऐसे तो करेगा ही। इसके बाद देखते हैं ए डाईएटॉमिक गैस विल बी ऑब्टेन्ड इन। ठीक है, अब सबके रिएक्शंस देखते हैं यहाँ पे। अब याद कीजिए HNO3 जब होता है, जब डाइल्यूट एसिड होता है तो NO मिलता है, और कंसनट्रेटेड होता है तो NO2 मिलता है। लेकिन इक्वेशन यहाँ लिखेंगे हम। फर्स्ट जो है इक्वेशन ये देखिए, पहले हम लेंगे HNO3, यहाँ से मिलेगा H2O प्लस NO एंड प्लस O। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 6, तो 2 1 3, तो ये 3O आ जाएगा। अब इसके बाद कॉपर के साथ रिएक्शन है, तो अब ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया। अब कॉपर प्लस HNO3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ से हमें मिलता है CuNO3 टेकन ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट, तो NO3 टेकन ट्वाइस हो गया, और प्लस H2O। तो अब ये देखिए सेकेंड इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में 3 नेसेंट ऑक्सीजन आए हैं, इसलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 6 3 3, ये 3 हो जाएगा। अब ये देखिए 3O विल गेट कैंसिल्ड, तो फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3Cu प्लस, ये दोनों ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 8HNO3। इसके बाद यहाँ से CuNO3 टेकन ट्वाइस, अब प्लस वाटर। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 है और वहाँ पे 1 है, तो 4 हो गया, 4H2O एंड प्लस NO। ये देखिए जो NO गैस मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें एटम तो 2 ही है, तो डाईएटॉमिक हो गया। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट में तो मिलेगा, तो इसको हमने ऐसा लगा दिया, क्योंकि यहाँ बोथ A एंड B भी है, तो चेक तो करना पड़ेगा। अब B को देखते हैं। B अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 ट्वाइस Cr2O7। देखिए ये वही कंपाउंड है जिसमें हम जब साइंस मॉडल बनाते हैं तो उसमें हम वोल्केनो इरप्शन का मॉडल के लिए क्ले का जो है माउंटेन बनाएंगे, और उसके अंदर एक प्लेट में अमोनियम डाइक्रोमेट रख देंगे, और जब नीचे से कैंडल से या हीटिंग कॉइल से हम हीट करेंगे तो ये मेल्ट होकर पूरा बाहर आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये वोल्केनो इरप्शन से जो है वो पूरा का पूरा मोल्टन मास बाहर आ रहा है। तो यहाँ ये प्रोसेस जो है हीट होगा, तो ये हो जाएगा N2O प्लस 4H2O एंड प्लस Cr2O3। देखिए यहाँ पे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि CrO3 या Cr2O3, तो बैलेंसिंग में देख लिया Cr2 और ऑक्सीजन साथ था, यहाँ 4 ले चुके हैं, तो इसलिए हो गया 3, तो Cr2O3। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और ये हो जाता है ग्रीन कलर का, ये Cr2O3 है ग्रीन कलर का। तो इसलिए ग्रीन ऑरेंज सब जो है जब बाहर निकलता है तो लगता है जैसे कि वोल्केनो इरप्शन का हमारा मॉडल है। तो देखते हैं यहाँ पे N2 डाईएटॉमिक है, तो यहाँ पे हमारा इसमें भी निकल गया, तो इसका मतलब बोथ A एंड B आंसर हो गया। लेकिन अब देखेंगे इसके अंदर क्या हुआ है। तो यदि हम अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं, जैसे ये हमारा D है, तो NH4NO3, तो यहाँ से बनता है लाफिंग गैस N2O एंड प्लस 2H2। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ये कहलाता है लाफिंग गैस। तो हमारा आंसर जो है C है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट रिगार्डिंग N2 मॉलिक्यूल आर। अब ये N2 मॉलिक्यूल होता कैसा है, N ट्रिपल बॉन्ड N। अभी देखिए एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा 1 पाई, या ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। देखिए कभी भी 2 एटम के बीच में 2 सिग्मा नहीं होगा, क्योंकि अलोंग द सेम एक्सिस ओवरलैपिंग तो एक ही होगा ना, बाकी तो लैटरल ओवरलैपिंग साइड वाइज है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है द बॉन्ड एनर्जी इज, यस वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी है, और ये वैल्यू हमने देखा है, तो एक हमारा ये आंसर तो है। इट हैज ट्रिपल बॉन्ड, दिख रहा है हमें ट्रिपल बॉन्ड। इट कंटेन्स 2 सिग्मा 1 पाई, ओ ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि 1 होना चाहिए सिग्मा, यहाँ है 1 पाई, और यहाँ होना चाहिए 2 पाई, यहाँ है 2 सिग्मा। इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब जहाँ भी 1 एंड 2 है वो हमारा आंसर है। तो 3 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 2 हमारा ये आंसर है। आपका आंसर हो गया C। इस पैसेज क्वेश्चन में भी हमें आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट कंपाउंड्स का, जो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, और कुछ जो है नए भी हैं। तो यहाँ पे पहला जो है NH4NO2 को हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखते जाऊँगा
यदि NH4NO2 को हम हीट करेंगे तो N2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे जो गैस है वो A है, इसका मतलब A हमारा नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मैग्नीशियम के साथ। तो ऑफकोर्स यहाँ पे Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ N2 प्लस Mg, A हमारा A है, यहाँ से बनेगा Mg3N2। तो Mg3N2 हमारा हो गया B। यहाँ से नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुआ, हीट किया मैग्नीशियम के साथ, तो B हो गया Mg3N2। किसी भी नाइट्राइड को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं? अमोनिया बनने का चांस है। फॉस्फाइड को करेंगे तो PH3। तो अब इसको हम वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो ये हो गया Mg3N2 जो हमारा B है, वाटर के साथ रिएक्ट होगा। और जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, देखिए C एक गैस है और D बना है, तो यहाँ से गैस तो हो गया NH3, 2NH3, ये हो गया गैस, तो ये हमारा है C। और इसके साथ जो है D बना है, तो ये देखिए MgOH टेकन ट्वाइस हो जाएगा। तो MgOH टेकन ट्वाइस, ये 3 2 6 एंड 6 12, तो ये हो जाएगा 6 वाटर। तो अब हमारे पास C आ गया है NH3 और D हो गया MgOH टेकन ट्वाइस। अब ये देखिए C जो गैस है उसको ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl, मतलब गैस निकला और हम एक HCl रॉड डिप करके लाए तो यहाँ से वाइट फिल्म्स निकलने लगा। ये वाइट फिल्म्स जो है अमोनियम क्लोराइड की वजह से होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम NH3 हमारा C है प्लस HCl है, यहाँ से बनेगा NH4Cl, और यही जो है वाइट फिल्म्स के फॉर्म में आता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, यदि ग्लास रॉड HCl से डिप्ड है और वाइट फिल्म्स आ रहा है तो वो अननोन चीज अमोनिया है। और यदि अमोनिया रॉड को डिप करके हमने टेस्ट ट्यूब के पास लाया और वाइट फिल्म्स आ रहा है, अमोनिया रॉड को डिप करके वाइट फिल्म्स आया, तो वो कंपाउंड जो टेस्ट ट्यूब में है वो HCl होगा, क्योंकि HCl NH3 दोनों ही वोलाटाइल है। तो अभी तक हम NH4Cl वाइट फिल्म्स, तो ये हो गया हमारा E, वाइट फिल्म्स तक चले गए हैं। अभी देखिए वाइट फिल्म्स प्लस HNO2, यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये है NH4Cl प्लस HNO2। ये देखिए NH4NO2 और ये हो जाएगा HCl, तो ये आया NH4NO2 एंड प्लस HCl। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी कंपाउंड बन रहा है उसको हीट कर रहे हैं और फिर से हमें A मिला। हमारा A क्या है? N2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो F हमारे पास आया है, अब F को हीट करेंगे, तो ये देखिए NH4NO2, इसको हमने हीट किया, यहाँ से मिला N2 प्लस 2H2, और N2 हमारा A है, ये बिल्कुल मैच कर गया, हमको A मिल चुका है। तो इस साइड तो पूरा हो गया। अब ये जो NH4Cl है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखिए रिएक्शन में वाटर बाहर आएगा, यहाँ भी वाटर आ जाएगा, ये G प्लस H बना। तो यहाँ पे चांसेस क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। NH3 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, तो 2NH3 प्लस CaCl2 एंड प्लस H2O बन रहा है ये। तो बैलेंसिंग में देखते हैं, यहाँ पे CaCl2 हो गया, 2NH3 हो गया, और वाटर के लिए कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 8 एंड 2 10 है, और यहाँ 6 हो चुका है, तो ये 2H2O। तो अब यहाँ पे आप याद कीजिए कि यदि आपने कॉपर सल्फेट लिया है तो इस कॉपर सल्फेट के साथ ये अमोनिया जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन ये जो CaCl2 हो वो तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया G और ये हो गया H, क्योंकि ये वाटर तो ऑलरेडी माइनस H2O यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद अब अमोनिया का CuSO4 के साथ, ये देखिए ये अमोनिया है हमारा G प्लस CuSO4, ये 4 टाइम्स अमोनिया, और एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये डीप ब्लू कलर का बनता है, ये हो गया CuNH3 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया SO4। इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं स्विट्जर्स रिएजेंट। ये देखिए ये इसका हो गया, तो ये हमारा क्या बना? I। तो अब जो है हम ABCD जितने भी है सारी चीज को यहां लिख लेंगे। यहां से A
बी सी, ए क्या है हमारे पास N2, बी Mg3N2। इसी में यदि पैसेज बना के 3 क्वेश्चन बन जाएंगे तो आराम से हम फ्रेम कर सकते हैं। सी हमारे पास क्या है, सी है अमोनिया, यह है अमोनिया। फिर डी हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH टेकन ट्वाइस। ई एंड एफ देखेंगे, ई है व्हाइट फ्यूम्स NH4Cl का, यह है NH4Cl। एफ क्या है हमारे पास, यहां पे देखिए आप, एफ किस साइड में हमने निकाला है NH4NO2, ये ई था NH4Cl, ये है NH4NO2, तो ये हो जाएगा NH4NO2, एफ हो गया। अब इसके बाद GHI, 3 और बचे हुए हैं, तो ये GHI। अब देखते हैं हमारा G क्या है, G है अमोनिया, और अमोनिया पहले भी निकला है तो C, तो ये जो G है वही हमारा C है, तो यहाँ लिख देंगे G = C = अमोनिया। ठीक है, कई बार एग्जामिनर जो है अलग से दे देता ताकि आप गेस न कर सकें, तो G and C यहाँ दोनों एक ही है। इसका बाद H जो है वो CaCl2 है, CaCl2, और I जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ये हो गया CuNH3 ब्रैकेट क्लोज्ड, ये SO4। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई कर ली। अब देखिए हिंट्स क्या क्या था, ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl जो अमोनिया के टेस्ट के लिए यूज होता है, वाइट फ्यूम्स जब NH3HCl जब रिएक्ट करते हैं तो वाइट फ्यूम्स आता है। इसका देखिए ब्लू कॉम्प्लेक्स जब कॉपर सल्फेट हो और यदि वाटर हो तो कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं यूज करते हम, CuSO4.5H2 से काम चल जाता है, जबकि वो भी एक कॉम्प्लेक्स ही है जिसमें 4 कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और एक हाइड्रेटेड। लेकिन यहाँ पे ये गैस जो था ये G, ये हमारे को क्या दे रहा है, ब्लू कॉम्प्लेक्स, और ये ब्लू कॉम्प्लेक्स निकल के HNO2 को जो है हमने हीट किया तो यहाँ से यहाँ पे देखिए NH4Cl HNO2 से यहाँ पे NH4NO2 मिला और A हमें फिर से मिल गया N2। तो इस तरह से आप पैसेज का जो है प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, और उसके बाद फिर अमोनिया का मैन्युफैक्चर, उसके प्रॉपर्टीज़, जो फोर्थ कमिंग वीडियोज़ हैं उसमें मैं अमोनिया कवर करने वाला हूँ।